हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आज आपका नए क्वेश्चनों पर। पहला क्वेश्चन आपका आज 99 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। आज जो क्वेश्चन हो गए यहाँ से शुरू हो गए क्वेश्चन नंबर 100 से। धन विधेयक को राज्य विधान परिषद द्वारा पारित 14 दिन के भीतर विधानसभा को वापस लौटाया जाना चाहिए। 14 दिनों के भीतर। एक कुछ राज्य हैं, 6 राज्य हैं। 6 राज्यों में क्या है, भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ से द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय व्यवस्था है। कौन कौन से आपका? यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, कर्नाटक। ये 6 राज्य हैं जिसमें आपकी विधानसभा और विधान परिषद है। विधान परिषद जब कोई भी धन विधेयक होगा विधानसभा में पेश किया जाएगा, ना कि विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, एक तो होगा विधानसभा, एक होगा विधान परिषद। और विधानसभा में पेश किया जाएगा, ना कि विधान परिषद। विधान परिषद केवल भी विचार कर सकती है 14 दिन का अंतर। 14 दिन के भीतर बस ये सब पारित करती है विधान परिषद, तो ठीक, वरना धन विधेयक स्वतः ही पारित हो जाएगा। इसका ये ठीक है। फिर दूसरी बात करते हैं कि साधारण विधेयक, गैर धन विधेयकों के मामले में राज्य विधान परिषद को विधानसभा के समान शक्ति प्राप्त होती है। गलत है। ये कैसे गलत है? जब विधानसभा जो है कोई बिल पारित करती है, बिल पारित होने के बाद ये जाता है विधान परिषद के पास। विधान परिषद के पास जाता है। विधान परिषद इसे 3 महीने तक, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक रोक सकती है, 3 माह तक रोक सकती है। 3 माह तक रोकने के बाद बिल पुनः विधानसभा के पास जाता है। विधानसभा इस बिल को फिर से पारित करती है। इस बार ये 1 महीने के लिए रोक सकती है, अर्थात ये 3+1 माह तक इसमें डिले कर सकती है, बस और कुछ नहीं कर सकती। जो संशोधन ये भेजेगी करने के लिए, ये विधानसभा के ऊपर बात है कि विधानसभा विधान परिषद के संशोधनों को स्वीकार करे या ना करे, इसलिए केवल एक ठीक है इसका। फिर बात करते हैं निविन क्वेश्चन नंबर 101 पर। देखिए आप, निम्न में से संविधान में संशोधन की पहल द्वारा संविधान संशोधन आपके संसद में 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। यही संविधान संशोधन की पहल कर सकती हैं। आर्टिकल 368 के तहत 368 में 2 प्रकार के संशोधन होते हैं, एक तो विशेष बहुमत से, एक विशेष बहुमत प्लस, एक तो होते हैं विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत और इसमें होता है आपका विशेष बहुमत प्लस राज्यों का साधारण बहुमत। 50% राज्यों का साधारण बहुमत ये होता है। उसके बाद दूसरी बात, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी, जबकि धन विधेयक केवल लोकसभा में लाए जाते हैं, जबकि संविधान संशोधन दोनों सदनों में लाए जा सकते हैं। ठीक है, द्वारा पारित किए जाते हैं। लोकसभा में ला सकते हैं, राज्यसभा में विधानमंडल संविधान संशोधन विधेयक के बारे में बात नहीं करता, ना ही राष्ट्रपति प्रस्ताव संविधान संशोधन पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। 1 और 2, इसका उत्तर ये ठीक होगा। ठीक है। उसके बाद है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसकी नियुक्ति आपका कौन करता है? राष्ट्रपति। गवर्नर, पुलिस, भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था के मामले में मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य नहीं है। मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य नहीं है। दूसरा आपका है दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। गलत। राज्य सूची के जो विषय, जो आपके पुलिस प्लस भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था है,
सार्वजनिक लॉ एंड ऑर्डर, इन तीन विषयों पर इन तीन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिल्ली सरकार को नहीं, जबकि राज्य सूची के विषय है इन पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद पहला ये तो गलत होगा। अब पहले में आएगा, दिल्ली के उपराज्यपाल पुलिस, भूमि व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था के मामले में मंत्री परिषद की सलाह से बाध्य नहीं है। ये भी सही है, क्योंकि ये उपराज्यपाल राष्ट्रपति की अनुशंसा पर कानून बनाएगा इसमें, इसलिए पहला इसमें जो होगा बाध्य नहीं है। बाध्य नहीं है, ये ठीक तो है, बाध्य नहीं है, क्योंकि ये ठीक है, इसका बाध्य नहीं है। अब निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का भारतीय संसद के उच्च सदन होता है राज्यसभा, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों का पता होना चाहिए आपको कितनी है, क्योंकि रेगुलर ऑर्डिनरी अपने मनोनीत नहीं होते, 12 सदस्य मनोनीत होते हैं इसमें, बस वो भी राज्यसभा में विशिष्ट क्षेत्र से करते हैं राष्ट्रपति। जो कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश का भारतीय संसद के उच्च सदन में प्रतिनिधित्व है। मेरा भाई, राज्यसभा में दिल्ली की 3 सीटें हैं, 3 राज्यसभा सीटें हैं, 3 राज्यसभा सीट, और इसमें आपकी विधानसभा भी है, दिल्ली में प्रतिनिधित्व तो करता है। आपका ये है पुदुचेरी में 1 सीट है राज्यसभा की, पुदुचेरी में 1 सीट है राज्यसभा की। ठीक है, इसमें विधानसभा, चंडीगढ़ में राज्यसभा सीट नहीं, इसमें नहीं है, 1 और 2। ठीक है, अब बात करते हैं असम। राज्य स्वायत्त परिषद से ही सम्मिलित नहीं है। आपको एक तरफ राज्य दे रखे हैं और स्वायत्त जिला परिषद दे रखी है। संविधान के आर्टिकल अनुसूची 6, जो आपकी अनुसूची 6 है, अनुसूची 6 में ATMM ये राज्य दे रखे होंगे आपके अनुसूची 6 में। अनुसूची 6 में ये 6 राज्य हैं। इसमें कौन कौन से हो जाएंगे आपका? छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इन 6 राज्यों का शासन जो है जिला परिषदों के कार्य चलते हैं, क्योंकि यहाँ से अनुसूचित जनजातियाँ अधिक हैं और यहाँ से सामान्य पंचायत राज लागू नहीं होता, तो इसलिए इन 6 सब इस छठी अनुसूची में इस स्वदेशी जो समुदाय है इनके अधिकार और संस्कृतियों को प्राथमिकता दी गई है। तो इनके लिए अलग से समितियां बनाई गई है, जैसे कि असम है। असम में कौन कौन सी है आपकी? असम में दिमा हसाओ 3 समिति है असम में। एक तो दिमा हसाओ हो गया, आपके असम में होगी दिमा हसाओ। एक है कार्बी, एक तो है कार्बी आंगलोंग, एक है बोडोलैंड। असम में कौन कौन सी है आपकी? एक तो कार्बी आंगलोंग, एक आपकी बोडोलैंड। कौन कौन सी है आपकी? कार्बी, एक आपकी बोडोलैंड। फिर आप मेघालय में जाके, मेघालय में गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद है। गारो भी है, खासी भी है, इसमें खासी स्वायत्त परिषद भी है और जयंती भी है। 3 इसमें है। त्रिपुरा की बात करते हैं और मिजोरम की बात करते हैं। जो आपका त्रिपुरा है, त्रिपुरा और मिजोरम की बात करें, त्रिपुरा की आप बात करोगे तो त्रिपुरा में कौन कौन सी है? त्रिपुरा में भाई साहब आपके महाराष्ट्र स्वायत्त जिला परिषद तो नहीं है, ये तो नहीं है। मिजोरम के जाके, मिजोरम में आपका लाई स्वायत्त जिला परिषद है, क्योंकि आपको बताया ना असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। मिजोरम में लाई हो जाएगा आपका, ये ठीक है। तो त्रिपुरा त्रिपुरा ये गलत है, इसमें त्रिपुरा वाला गलत है, तो आपका उत्तर कौन सा होगा? त्रिपुरा। ठीक है, ये उत्तर है आपका। फिर आपका जनजातीय सलाहकार के संबंध में, जनजातीय सलाहकार के संबंध में विचार कीजिए। यहाँ जनजातीय सलाहकार के संबंध में नंबर 1, संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में इसकी स्थापना की जानी चाहिए। अनुसूचित क्षेत्र वाले प्रत्येक राज्य में इसकी स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, 20 से अधिक सदस्य नहीं होते, इसमें 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, ये भी ठीक है सर, 20 से अधिक सदस्य नहीं होते। और 20 से अधिक सदस्य नहीं होते, ये भी ठीक है। साथ ही इसमें ध्यान रखना आपका 3/4 सदस्य होते हैं। जो 3/4 सदस्य हैं, 3/4 सदस्य जो होते हैं, 3/4 सदस्य जो जिस राज्य में इस क्षेत्र की स्थापना की जाएगी, जनजातीय सलाहकार परिषद की 3/4 सदस्य उस राज्य में
जनजातीय अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। ये सही है। अब 106 पे चलिए। 106 में है संविधान की 5वीं अनुसूची। संविधान की 5वीं अनुसूची, आपकी 6ठी अनुसूची में 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, एटीएम और अनुसूची 5 में कितने राज्य पहले तो आप ये बताइए, अनुसूची 5 में कितने हैं? अनुसूची 5 राज्य, अनुसूची 5 में आपके 10 राज्य शामिल है। अनुसूची 5 में आपको 10 राज्य शामिल है। इसमें आपका आंध्र प्रदेश भी है, तेलंगाना भी हो जाएगा, शायद आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना हो जाएगा, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसमें आपका ये अनुसूची 5 में है। कौन कौन से नहीं है? नागालैंड तो नहीं है इसमें, नागालैंड नहीं है इसमें। फिर आपका 1 2 4 आ जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा आपका। 106 पे चलिए आप। 106 आपके कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं, साथ ही विशेष प्रावधान दिए गए हैं जो विशेष राज्य की बात करते हैं। 371 ए की बात करें पहले तो आप। 371 ए की बात कर लेते हैं। 371 आई है ये, हाँ 371 ये 371 आई गोवा हो जाएगा, ए बी असम हो जाएगा, और जी मिजोरम हो जाएगा, और डी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आप नोट करिए आर्टिकल 371 नोट करिए। आपको महाराष्ट्र और गुजरात, और 371 ए याद करिए, नागालैंड, और 371 बी होगा। 371 सी याद करिए, 371 सी हो जाएगा मणिपुर। 371 डी आपको पता चल गया आंध्र प्रदेश। एफ याद करिए, 371 एफ हो जाएगा आपका सिक्किम। ए बी सी डी ई एफ। 371 ई भी याद करिए। 371 ई किस में हो जाएगा आपका? 371 ई एफ जी किस में है आपका? मिजोरम। एच कहाँ पर हो जाएगा आपका? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और जे 371 जे हो जाएगा आपका कर्नाटक। ये याद रखिए, ठीक है। तो इसका उत्तर आप एक आ तीन इसका उत्तर आपका डी। आपातकालीन प्रावधान संविधान के किस भाग में है? आपातकालीन प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 18, भाग 18 में है, जिसमें आपके 352 भाग 18 में है, जिसमें आपके 352 से 360 तक की बात करते हैं। 352 से आर्टिकल 352 से 360 जो ये आपके आपातकाल संबंधित है था भाग ही। 352 में आपातकाल की घोषणा का प्रावधान की बात करते हैं, और आपातकाल का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ेगा 353 में बात करते हैं। और आर्टिकल 358 में लिखा गया है कि आपातकाल शुरू होते ही आर्टिकल 19 श्वेत निलंबित हो जाएगा। और फिर आर्टिकल 359 में आपको ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति घोषणा के बाद मौलिक अधिकार निलंबित करेगा। साथ ही आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होंगे। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधानों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडलों की विधायी शक्ति निलंबित कर दी जाती है तथा संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। दूसरा ऑप्शन है आपका बी। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा बनाया गया कानून आपातकाल समाप्त होने के 6 माह तक लागू रहता है। 6 माह तक लागू रहता है। 6 माह तक लागू रहता है। ये इसका बी तो ठीक है, परंतु आप ये देखिएगा राज्य विधानमंडल को निलंबित कर दिया था। विधानमंडल निलंबित कर दिया था आपातकाल के दौरान, राज्य विधानमंडल को निलंबित कर दिया जाता है। ये गलत है, निलंबित नहीं किया जाता, ठीक है। परंतु आपातकाल के दौरान ये कानून संसद बना सकती है, परंतु निलंबित नहीं किया जाता। इसका उत्तर है आपका 109 का डी।
110 पे चलिए। किस संवैधानिक संशोधन ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया था? न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। किस संवैधानिक संशोधन ने न्यायिक समीक्षा को मुक्त कर दिया था? अब न्यायिक समीक्षा आप ध्यान करोगे, 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था? दूसरा 38वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां। 42वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1976 में, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और ये हुआ था आपको कांग्रेस सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी काल में। 46वां हुआ था मोरारजी देसाई एनडीजे सरकार की, जनता पार्टी सरकार द्वारा। ये हुआ था आपको 1978 में। और जिसमें न्यायिक समीक्षा जो थी, न्यायिक समीक्षा को नहीं कर सकता था। इसमें कहा गया था कि न्यायिक समीक्षा 38वां संविधान संशोधन में जो कहा गया था 1975 में हुआ था। इसमें कहा गया था कि जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो जाए उसके बाद जो इसकी न्यायिक समीक्षा मुक्त कर दी गई थी, 38 था। उसके बाद न्यायिक समीक्षा को दूसरी बार लागू किया गया था। आर्टिकल 44 के तहत इसने कहा था कि न्यायिक समीक्षा हो सकती है। न्यायिक समीक्षा हो सकती है। इसका उत्तर है आपका बी। अब आप आगे चलिए 111 पे। भारत की 10 की जनगणना करने की जिम्मेदारी किसकी है? 10 की जनगणना करने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत होती है। और इसमें आप ध्यान करोगे तो भारत की साक्षरता दर कितनी है ये बताइए आप इसमें। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार करिए। निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार करिए। अच्छा, क्या पूछा है? संसद तथा राज्य विधानमंडल को विशिष्ट परिस्थितियों में व्यापार को प्रतिबंधित करने का अधिकार है। संसद तथा विधानमंडल को विशिष्ट परिस्थितियों में व्यापार को प्रतिबंधित करने का अधिकार है। व्यापार को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। अब व्यापार को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है आर्टिकल 302 जो कहता है, आर्टिकल 302 कहता है प्रतिबंध लगा नहीं सकते, संसद के पास है। अनुच्छेदों पर जो कह रहा है कि विशिष्ट इसमें प्रतिबंध लगा नहीं सकते, संसद के पास है। संसद के पास है 200 तो ठीक है। और मेरे भाई आप आर्टिकल 301 देखोगे तो आर्टिकल 301 में क्या है? आर्टिकल में 301 में क्या है? व्यापार वाणिज्यिक स्वतंत्रता की बात करता है। 301 जो है व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता की बात करता है। व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता। तो ये तो होगा नहीं आपका। जब एक नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो बचा ये। अर्थात ये तीनों जो है व्यापार पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध की बात करते हैं। विशिष्ट परिस्थितियों में व्यापार पर प्रतिबंध की बात करते हैं। अब आप 113 पर चलिए। 1990 में किस आयोग की समिति पर सिफारिश पर की गई थी? किसकी अंतर्राज्यीय आर्टिकल 363 परिषद की स्थापना की गई थी? सरकारी आयोग के द्वारा किस समिति का आधार पर की गई थी? सरकारी आयोग के द्वारा, राजमन्ना आयोग के द्वारा, पुंछी आयोग के द्वारा। आपका ऑप्शन है फिर वेंकटचलैया आयोग के द्वारा। ये की गई थी सरकारी आयोग के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना की गई सरकारी आयोग के द्वारा। सरकारी आयोग की रिपोर्ट कब आती है? ध्यान रखना आपको। सरकारी आयोग के द्वारा की गई थी 1983 में गठित किया जाता है। और 88 में इसकी रिपोर्ट आती है। वो केंद्र राज्य संबंध के बारे में बात करते हैं। अब है स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थापित की गई है? आर्टिकल 263। ये सही है क्योंकि इसमें तो वित्त आयोग की बात की गई है आपकी। फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सेवा की शर्तें, अवधि कार्यकाल की अवधि और वेतन भत्ते संविधान उसके बराबर बनाया गया है। संविधान में किसके बराबर बताया गया है? ये बात ध्यान रखनी है। यो है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त सेवा शर्तें
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में बात की है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष इनके सेवा शर्तें व भत्ते होंगे। अब बात करते हैं आपका 116 क्वेश्चन नंबर 116। मानवाधिकार आयोग के संबंध में कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। मानवाधिकार आयोग संस्था ने वैश्विक संगठन ने हाल ही में NHRC की मान्यता स्थापित कर दी है। जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वैश्विक संबंध में हाल ही में NHRC की मान्यता स्थापित कर दी है। NHC की मान्यता स्थापित कर दी है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और फिलहाल स्थगित कर दी गई है। ये ठीक है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। ठीक है। इसके बाद आप देखोगे इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने का अधिकार नहीं है। जमानत देने का अधिकार नहीं है मेरे भाई, जमानत देने का अधिकार नहीं है, गलत है। अगर जो मैं दो गलत काट दूंगा ऑप्शन 1 3 इसमें विशेष रूप से रक्षा बलों से संबंधित विवादों का निपटारा करने का कार्य सौंपा गया है। विवादों का कार्य करने का सौंपा गया है। 117 117 ये इसका ठीक है, ये गलत है। उसके बाद 118 निम्न में से कौन सा मंत्रालय संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपीलेड्स को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय एमपीलेड्स के तहत 5 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती है। ये ध्यान रखना, 5 करोड़ की धनराशि दी जाती है। इसमें जो सांसद होते हैं, चाहे राज्यसभा का हो, जो सांसद होते हैं, दो हो सकते हैं। एक तो हो सकता है आपका राज्यसभा का, एक हो सकता है आपका लोकसभा का। राज्यसभा का हो सकता है, लोकसभा का हो सकता है। जिस क्षेत्र से वे निर्वाचित होते हैं उसी क्षेत्र में खर्च करने के लिए 5 करोड़ जो खर्च करने की जिम्मेदारी लेते हैं। वहाँ की सड़कें, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे में खर्च कर सकते हैं। साथ ही जो मनोनीत सांसद किसी भी क्षेत्र में खर्च कर सकता है, किसी भी उसमें। फिर राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। इसमें है कि इसका गठन कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत 2016 में किया गया था। इसका गठन कंपनी प्रावधान 2013 के प्रावधान 2016 में किया गया था। फिर ये कह रहा NCLT के निर्णयों के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। NCLT के निर्णय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। आपके ये क्वेश्चन है, इसका देखें। NCLT के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। मेरे भाई ये गलत है। इसका एक विधिक अपील नहीं की जा सकती इसके उच्च न्यायालय में, केवल एक ठीक है। इसके निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। 120 पे चलिए। 120 में क्या है? राष्ट्रीय शिकायत निवारण मूल्यांकन सूचकांक के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। यह केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए विकसित एक सूचकांक है। दूसरा, इसे नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है। गलत। केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में निवारण तंत्र पर प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है। ठीक है। 121 पर चलिए। अब क्वेश्चन नंबर 121 है, कौन सा सही नहीं है? संसदीय सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार कौन सा सही नहीं है? एक, वाद विवाद और कार्यवाही की स्वतंत्रता है, ऐसे ठीक है। संसद के आंतरिक मंत्रालयों को विनियमित करने का अधिकार है। संसद के आंतरिक मामलों को विनियमित करने का, ठीक है। फिर वो कह रहा कि साक्षी के रूप में उपस्थित से स्वतंत्रता, साक्षी के रूप में उपस्थित से स्वतंत्रता, ये गलत है। घर से अजनबियों को बाहर रखने का विशेष अधिकार भी है, ठीक है। इसका उत्तर है आपका सी। 122वां 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, प्रभावी हुआ था। 92 में से संवैधानिक दर्जा 92 में संशोधन किया गया। 92 में तो संशोधन किया गया था। सॉरी, 92 में संशोधन किया गया था और ये प्रभावी हुआ था। आपका 24 प्रभावी हुआ था ये।
2 अक्टूबर, जिस दिन गांधी जयंती थी आपकी, उस दिन से ये प्रभावी होगा था, 2 अक्टूबर से। और 24 अप्रैल 1952 में संशोधन किया गया था, इसलिए इसे पंचायती राज दिवस के रूप में बनाया जाता है, ध्यान रखना आपको। नहीं, इसमें नहीं हुआ था ये। 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हो गया था। भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा से संबंधित है? 243 है। ग्राम सभा से संबंधित 243 है। ये पंचायतों के गठन से संबंधित है। पंचायतों का गठन से संबंधित है। 124 पर चलिए। 124 में कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। कैबिनेट मंत्री में राज्य मंत्री, उप मंत्री शामिल होते हैं। कैबिनेट मंत्री में सही है। मंत्रियों को भारत के संविधान के संरक्षण, सुरक्षा और बचाव की शपथ लेनी पड़ती है। गलत। भारत के संविधान को जो मंत्री है, मंत्रियों को शपथ किसके अनुसार लेनी पड़ती है? तीसरी अनुसूची में इनका जो प्रावधान है उसके अनुसार शपथ लेनी पड़ती है। साथ ही ये संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा, संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा, श्रद्धा और निष्ठा की शपथ ली जाती है, ना कि संविधान के संरक्षण की। संविधान के संरक्षण की शपथ कौन लेता है आपका मेरे भाई? राष्ट्रपति लेता है। इसका पहला ठीक है। फिर आपका 74वां संविधान संशोधन 1992 के संदर्भ में भारत के नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इन कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम में प्रत्येक राज्य में 2 प्रकार की नगर पालिकाओं की स्थापना का प्रावधान है। प्रत्येक राज्य में प्रत्येक नगर पालिका की सीटें सभी सीटों पर प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान करती है। पहला गलत है, दूसरा सही है, क्योंकि दूसरा सही है। 74 वो देखिए, संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार जिला योजना के तहत सदस्यों का कितना अनुपात जिले में पंचायत नगर पालिकाओं के निर्वाचन होता है? 4/5। 126 का डी। 27वां भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों जनजातियों सेवाओं पर पदों और दावों से संबंधित है? ये कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों एससी और एसटी की सेवाओं और पदों के दावों से संबंधित है? 335। इसमें कहा गया है कि किसी भी पद पर एससी और एसटी को आरक्षण दिया जा सकता है, पर बशर्ते उस सीमा तक कि प्रशासन अर्थात उसकी दक्षता प्रभावित ना हो। प्रशासन की दक्षता प्रभावित ना हो, ये ध्यान रखना है इसमें। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के निम्नलिखित तरीकों पर विचार कीजिए। 6 प्रकार, अब तक इसमें 6 बार संशोधन हो चुका है नागरिकता अधिनियम में, ध्यान रखना है। जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, विवाह से, क्षेत्र द्वारा अधिग्रहण से, सभी से। अगर तुम विवाह करके आते हो तो ये पंजीकरण के द्वारा ही आ जाता है, कि बाद कर लोगे उसके बाद पंजीकरण हो जाएगा आपका। इनमें से कौन सा अनुच्छेद द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का उल्लेख और प्रावधान करता है? ईडब्ल्यू आरक्षण के लिए आरक्षण का उल्लेख और प्रावधान करता है। आरक्षण का उल्लेख और प्रावधान करता है। 15(6) और 16(6), 16(4) और 16(4)(a), आर्टिकल 14, आर्टिकल 15(5), आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(5), आर्टिकल 16(5). इसका सही उत्तर है 15(6). 15(6). आर्टिकल 15(6) में क्या है? आर्टिकल 15(6) में क्या कहा गया है? आर्टिकल 15(6) में कहा गया कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के मौजूद प्रावधानों के अतिरिक्त ये काम करता है। इसमें 10% आरक्षण की बात की गई है। आर्थिक और कमजोर वर्ग के लिए विशेष प्रावधान, आर्टिकल 15(6) में आर्थिक और कमजोर वर्ग के लिए विशेष प्रावधान। और 16(6) जो ईडब्ल्यूएस के पक्ष में नियुक्ति के पदों आरक्षण की बात करता है। उसके बाद है हालिया सुप्रीम कोर्ट के मामलों में स्नातक चिकित्सा प्रवेश के
अधिवास आरक्षण को संवैधानिक घोषित किया गया। अधिवास आरक्षण को तानवी बनाम श्रेया गोयल बाद में। वित्त आयोग आपका कैग, वित्त आयोग ध्यान करना कौन किससे संबंधित है ये ध्यान रखना आपको। चलो लगाओ, वित्त आप लगाइए वित्त आयोग। वित्त आयोग कौन है? वित्त आयोग आपके अरविंद पंगड़िया हैं। वित्त आयोग संघ लोक सेवा आयोग अजय कुमार है। भारत निर्वाचन ज्ञानेश कुमार है। और कैग संजय मूर्ति हैं। ए का वन ये तो होगा नहीं। ए का वन, बी का 3, बी का 3, इसका उत्तर 131 का ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नियंत्रक महालेखा का पद प्रदान किया गया है? आर्टिकल 160 148 के तहत। भारत में भाषा अल्पसंख्यकों के आयुक्त के भाषा भारतीय संविधान में ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 बी के तहत 350 बी के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का मुख्यालय जो है प्रयागराज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। मुख्यालय जो है प्रयागराज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। ये गलत है, प्रयागराज में थोड़ी ना है इसका मुख्यालय, नई दिल्ली में है। ये गलत है, ये ठीक है। 134 पे चलिए। राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। यह संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। राज्य लोक सेवा आयोग, ये ध्यान रखना, स्टेट राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अच्छा, यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। कौन सा सही है? तीसरा सही है। इसका मतलब ए तो गलत होगा, तीसरा सही है। अभी ऑप्शन बच गया आपके ये। अब आप देखोगे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति थोड़ी करेगा, राज्यपाल करेगा। 2 गलत है, 315 ये सही है। 1 और 3। कौन सी संस्थाएं वैधानिक निकाय अर्थात अधिनियम द्वारा पारित है? कौन सी संस्थाएं वैधानिक निकाय अर्थात अधिनियम द्वारा पारित हैं? अधिनियम द्वारा पारित हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, आपका बार काउंसिल एक इंडिया, अब तो एक तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। दूसरा है आपका सेबी। परिसीमन आयोग के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग अब तक 4 बार की जा चुकी है। परिसीमन आयोग की बात करो, अब तक 4 बार की जा चुकी है परिसीमन आयोग। कब कब किया गया है परिसीमन आयोग भाई? एक तो 1952 में किया गया था, 1963 में किया गया था, 1973 में किया गया था और 2002 में। 1 2 3 4 4 बार किया जा चुका है। 4 बार किया जा चुका है। हाँ ठीक है, 4 बार किया जा चुका है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त ये कह रहा है कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त जो है मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या सेवारत न्यायाधीश होता है वो। ये गलत है। जो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है सर्वोच्च न्यायालय का संबंधित होता है। सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या सेवारत न्यायाधीश होता है। इसका ये गलत है। मिशन शक्ति की बात करते हैं। मिशन शक्ति मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं है, ये यूपी सरकार द्वारा है। ये यूपी सरकार द्वारा है। जब महिला और लड़कियों की सुरक्षा सम्मान सशक्तिकरण की बात की गई, ये सही है। विमान सुरक्षा के हितों का संरक्षण ये कह रहा है कि
138 में क्या है? विमान सुरक्षा में हितों का संरक्षण विधेयक 2025 घरेलू कानूनों को निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के साथ संरेखित करने के लिए पेश किया गया था? किस संरेखित करने के लिए पेश किया गया था? केप टाउन कन्वेंशन के तहत। नागरिकता संशोधन अधिनियम की धारा 6 हाल ही में खबरों में रही, विशेष रूप से निम्न में से किससे संबंधित है? निम्न विशेष रूप से निम्न में से किससे संबंधित है? 12 साल से अधिक समय भारत में निवास कर रहे व्यक्तियों के लिए प्राकृतिकरण के माध्यम से नागरिकता, नेचुरलाइजेशन। श्री मावो शास्त्री समझौते के तहत श्रीलंका, तमिल, ये तो हो गई नागरिकता। असम समझौते के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान। सी सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभाव को सुरक्षा को शामिल करके मौलिक अधिकारों के दायरे का विस्तार किया। यह मान्यता संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद पर आधारित है? मान्यता संविधान के किस अनुच्छेद पर आधारित है? आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 पर आधारित है। अब आप चलिए 141 पे। 141 कथनों पर कौन सा भी कथन दूसरे के कारण है? भारत के संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं राज्य कार्यकाल नहीं कर सकता। दो या दो से अधिक राज्यपाल के कार्यकाल नहीं कर सकता। अच्छा, भारत के संविधान 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। नीचे दिए गए कथनों का सही उत्तर चुनिए। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। 141 पहली बात, भारत के संविधान अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नहीं हो सकता। गलत। मेरे भाई, हमारा असम का राज्यपाल है, वो साथ में दो तीन राज्यों का भी कार्यभार संभाल रहा, इसका मतलब ये गलत है। ये तो सही है। तो ए गलत, आर सही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की पहली बार गाया गया था? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। राष्ट्रीय गीत इसकी पहली बार गाया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्लाह ने की थी। इसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह। इसकी अध्यक्षता की थी। बनारस अधिवेशन जो स्वदेशी मूवमेंट की बात करता है। लखनऊ अधिवेशन आपको पता होगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 में मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें एक तो आपने 1909 के प्रस्ताव को मान लिया था, मुस्लिम पृथक्करण प्रस्ताव को मान लिया था। साथ ही आप ध्यान करोगे इसमें उदारवादी और उदारवादी और उग्रवादी का समझौता हो गया था। और कांग्रेस और लीग का समझौता होता है, इसलिए हिंदू मुस्लिम समझौते के नाम से जाना जाता है। लाहौर अधिवेशन स्वराज की मांग की गई थी। नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। रावी नदी के तट पर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित एकीकृत पेंशन योजना निम्न कथनों का कथन सत्य है? यह कर्मचारी की सेवा अवधि की परवाह किए बिना अंतिम वेतन में 50 बार 50% न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करता है। भाई ये तो गलत है। इस योजना के अंतर्गत पारिवारिक पेंशन कर्मचारी की मृत्यु के समय उसके हकदार पेंशन 60% होगी। सही है। फिर अभिकथन, भारत मंत्रिपरिषद सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत का पालन करता है। ठीक है। संविधान के आर्टिकल 75 में स्पष्ट रूप से कहा गया है। संविधान के आर्टिकल 75 में स्पष्ट रूप से कहा गया है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है। लखपति दीदी पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना 1 लाख से अधिक कमाने में सक्षम बनाना है। सालाना 1 लाख से अधिक कमाने में सक्षम बनाना है। यह लखपति दीदी किसकी योजना है? ग्रामीण विकास मंत्रालय की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की है। 2023 में भारत में पारित नए आपराधिक कानून के संबंध में विचार कीजिए। आपराधिक कानून के संबंध में भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय दंड संहिता का स्थान लेती है। 1800 हाँ 1800 की जो IPC इंडियन पेनल कोड, ये न्याय संहिता बन जाती है। नागरिक सुरक्षा
73 की ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता 37 साक्ष्य 1972 के हैं, ठीक है। इसके तीनों ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 का है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बन गया। और दंड संहिता 1973 की, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा बन गई। और भारतीय दंड संहिता 1860 की है, जो बन गई 2023, ठीक है। अब बात करते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1905 में लंदन के लिए उच्चायुक्त स्थापित किया गया। भारत संविधान 1905 में ये बात कर रहा क्या हो गया कुछ नहीं। ये बात है, पहला, भारत सरकार अधिनियम 1905 लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का कार्यालय स्थापित किया गया। उच्चायुक्त का कार्यालय स्थापित किया गया, ये गलत है। ये आठ, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन 1919 के तहत भारत परिषद ने पहली बार भारतीयों को वायसराय कार्य करने की परिषद की अनुमति दी गई। सत्येंद्र प्रसाद, इस महाजगा को कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। ये तो भारत परिषद 1867 में पोर्टफोलियो की शुरुआत की गई। साथ ही हाई कोर्ट भी खोले गए थे। कहाँ से? बॉम्बे में, कलकत्ता में और मद्रास में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भारतीय राज्य से समाप्त कर दिया गया। कौन सा सही नहीं है? इसका है ए। महात्मा गांधी, महात्मा यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण अधिनियम के तहत एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों का एकीकृत मजदूर रोजगार प्रदान किया गया? 100। अगर किसी क्षेत्र में सूखा पड़ गया, कुछ होगा, तो 150 दिन तक बढ़ाया जा सकता है, 150 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। परंतु ये तभी बढ़ाया जा सकता है, 150 दिन तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ये तभी बढ़ाया जा सकता है अगर तो उस क्षेत्र में समस्या है, जरूरी नहीं है। मनरेगा की शुरुआत आप बताइए कब हुई थी? मनरेगा की शुरुआत 2005 में हुई थी। 2005 में मनरेगा की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और 33% महिलाओं को इसमें जरूरी है, 33% महिलाएं, ठीक है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है? अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 340, आर्टिकल 341, आर्टिकल 342, आर्टिकल 342 ए। इसका उत्तर है 341, आर्टिकल 341, ठीक है। 340, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति जांच करने के लिए एक आयोग बनाएगा। इसमें क्या कहा कि जो आपका सामाजिक है, सोशल और एजुकेशन, जो पिछड़ा वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए राष्ट्रपति एक आयोग बनाएगा। इसके लिए ये बात की गई है। और 342 में आपके एससी के लिए नहीं है, 342 जो है एसटी को निर्दिष्ट करता है। और 342 की बात करूँ तो 342 है ओबीसी को निर्दिष्ट करता है, ठीक है। और ये बात की थी एससी के लिए, एससी के लिए है 341, 342 एसटी के लिए 342 ये ओबीसी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष संजय श्रीनेत। चलिए, हो गया पूरा।